दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिर चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे तेज गूंज मुंबई में सुनाई दी। और इसी दिन महाराष्ट्र से एक नाम पूरे नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया और वो था बालकेशव ठाकरे। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, उसी वक्त एक जर्नलिस्ट ने फोन कर बाल साहब ठाकरे को पूछा कि बाबरी डिमोलिशन में शिवसेना का हाथ था या नहीं, और इसी सवाल पर उन्होंने बेझिझक जवाब दिया कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई है तो मुझे उन पर गर्व है। वैसे तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी, लेकिन पॉलिटिक्स में शब्दों से ज्यादा टाइमिंग मैटर करती है। उस टाइम पे सभी नेता और पॉलिटिशियन बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट से खुद को सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे, और उसी टाइम पे बाला साहब ने नैरेटिव अपने हाथ में लिया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बाबरी मस्जिद गिरा नहीं दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था वो न्यू कंस्ट्रक्शन में होना होगा, तो हमने ठीक है, कंस्ट्रक्शन कहाँ गया, उधर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस टाइम पे ये जो भी हो रहा था, इन सब चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए शिवसेना तैयार खड़ी थी। भले ही इस चीज की ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बताती थी। शिवसेना के कई नेता अयोध्या छोड़ के जा चुके थे, लेकिन ये बात बाला साहब को भी पता थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट लेना चुना क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स प्रेजेंस से ज्यादा परसेप्शन का खेल था। 92 के इंसिडेंट ने बाला साहब की इमेज को सील कर दिया था, एक ऐसे लीडर जो पॉलिसी से नहीं अपने ऑरा से राज करते हैं। अगले कई सालों तक मुंबई और महाराष्ट्र को मातुश्री बंगले से ही चलाया गया। चीफ मिनिस्टर्स आते जाते रहे, सरकारें बनती बिगड़ती रही, पर एक बात सभी जानते थे, सिस्टम से ज्यादा पावर बाला साहब ठाकरे के पास है। इसी डेमोक्रेसी की बात आप करें, काहे की? यहाँ तो डेमोक्रेसी कभी पैदा भी नहीं हुई, ना कहीं मैंने देखी। लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि बाला साहब के जाने के बाद उनकी लीगेसी का ये हाल होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने आइडियोलॉजी को सर्वाइवल के लिए नेगोशिएट किया, दूसरी तरफ राज ठाकरे जिनके पास फायर तो था लेकिन डायरेक्शन नहीं। रिसेंट महाराष्ट्र के इलेक्शन में दोनों की पार्टियां पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई, और फिर आया बीएमसी इलेक्शन, वही बीएमसी जो शिवसेना का पावर का बैकबोन माना जाता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। ठाकरे बचेगा तो मराठी माणूस बचेगा। ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे। Perhaps for the first time in more than 2.5 decades, the Thakres are no longer going to be Mumbai's kings. Brand Modi wins the trust factor. The Thakres, remember, are currently facing an existential crisis. और इसके साथ ही ठाकरे डायनेस्टी का वो रुतबा अब खत्म होता हुआ नजर आता है। बाला साहेब ठाकरे ने एक मूवमेंट खड़ा किया था, और उस मूवमेंट को चलाने के लिए जो खौफ चाहिए था, जो कन्विक्शन चाहिए था, वो उनके बाद कोई नहीं ला सका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस एम्पायर ने मुंबई और महाराष्ट्र में राज किया, वो एक ही जनरेशन के अंदर कैसे बिखर गया। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? बाला साहेब ठाकरे को समझने के लिए सिर्फ उनकी स्पीच और उनकी कंट्रोवर्सी समझना काफी नहीं है, उनके पॉलिटिक्स से पहले का उनका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। 1960s का मुंबई एक रैपिडली चेंजिंग शहर था, इंडिया का इकोनॉमिक इंजन, फैक्ट्रीज, स्कूल, बैंक सब यहीं पे लोकेटेड थी। लेकिन इस ग्रोथ का एक साइड इफेक्ट था, साउथ इंडिया और गुजरात से आने वाले माइग्रेंट्स ने व्हाइट कॉलर जॉब्स और बिजनेसेस पर पकड़ बनाना शुरू कर दिया। मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो कि इस स्टेट के ओरिजिनल रेसिडेंट्स थे, उन्हें लगने लगा कि अपने ही घर में उनकी जगह कम होने लगी है। और रिसेंटली बीएमसी इलेक्शन जीतने के लिए भी राज ठाकरे इसी इनसिक्योरिटी को मैनिपुलेट कर रहे थे, जब उन्होंने अन्नामलाई को टारगेट किया। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? बट ऑब्वियसली इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि उस जमाने में सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस पूरी तरीके से अलग थी। उस वक्त रीजनलिज्म अपने पीक पर था। बाला साहब लिखते थे कि मराठी लोगों को क्लर्क की जॉब तक नहीं मिल रही, और बाहर से आए लोग पावर और पैसा दोनों कमा रहे हैं। महाराष्ट्र को उस वक्त पे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था। बाला साहब ने इसे एक नाम दिया, मराठी मानुस। मराठी मानुस कोई कास्ट नहीं थी, कोई क्लास नहीं थी, ये एक इमोशनल कैटेगरी थी जिसमें गुस्सा, अपमान, स्वाभिमान सब शामिल था। 1966 में इसी गुस्से को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाला साहब ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, शिवसेना, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना। मेरा बेटा ठाकरे परिवार का था, और आज ये बात पूरे महाराष्ट्र सह
पूरा हिंदुस्तान को अर्पण करता हूँ। शिवसेना के स्टार्टिंग के दिन काफी वायलेंट थे। उडुपी रेस्टोरेंट्स पर अटैक्स हुए, साउथ इंडियन बिजनेसेस टारगेट हुए, गुजरात के ट्रेडर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए और 1969 में बाला साहब को कम्युनल वायलेंसेस भड़काने के केस में जेल में डाला गया। पर जेल ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी को और भी पीक पे पहुंचा दिया। जब महाराष्ट्र जल रहा था, पुलिस फेल हो रही थी और सरकार बिल्कुल हेल्पलेस थी, तब चीफ मिनिस्टर बसंतराव नायक ने बाला साहब से अपील की कि आप अपने लोगों को शांत करो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब ही आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। और जो काम पुलिस, सीआरपी और एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, वो बाला साहब की एक अपील ने कर दी। और यहीं पर एक बात पक्की हो जाती है कि स्टेट अथॉरिटी से भी पावरफुल एक प्राइवेट लीडर हो सकता है। और यहीं से बाला साहेब ठाकरे का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एक एडिटर से पावर ब्रोकर तक का। तो अब वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं एमएलएस के, तो उनको रिमोट कंट्रोल से उनको कंट्रोल करना कितनी ठीक बात है। देखो, ये एमएलए ने नहीं चुना उनको, मैंने बिठाया। बाला साहेब ठाकरे ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, ना कभी एमपी बने, ना कभी एमएलए बने, लेकिन 1970s 80s से लेकर उनके जाने तक मुंबई पे एक लाइन कॉमन थी कि मातुश्री से पूछ के काम करना पड़ेगा। ये नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं थी, ये बस अथॉरिटी थी। जब किसी बिल्डर का काम फंस जाता था, जब कोई मूवी अटक जाती थी या जब कोई लेबर डिस्प्यूट पड़ जाता था, तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से पहले शिवसेना के कार्यालय पे जाते थे। इस दौर पे मुंबई अंडरवर्ल्ड का गढ़ था, एक्सटॉर्शन, किलिंग, ये सब आम बातें थी। और इसी टाइम पे एक नया नैरेटिव बना कि बाला साहेब के एक फोन कॉल से सभी लोग पीछे हट जाते। लेकिन परसेप्शन क्लियर था कि बाला साहेब के पास फियर कैपिटल था। पुलिस का डंडा लिमिटेड होता है, कोर्ट हियरिंग स्लो होती है, लेकिन बाला साहब का इंसाफ इंस्टेंट था। इस पावर का सोर्स कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये आई थी स्ट्रीट कंट्रोल से। शिवसेना की शाखाएं हर जगह पर थी। एडमिशन चाहिए, शिवसेना। हॉस्पिटल बेड चाहिए, शिवसेना। लोकल डिस्प्यूट हुआ हो, शिवसेना। साहब मैं पैर पड़ता हूँ, लड़की को घर पे लेके आओ। 7 साल हो गए मैं लड़ रही हूँ पानी की लाइन के लिए। वो संडास को जाके आने के बाद टमरल मेरे घर के सामने रखता है। हर बार थोड़ी ना सुन के लेगा साहब, डाल दिया फिर मैं उसे। What's your stand on this current situation? इस वेलफेयर और इंटिमिडेशन के मॉडल ने शिवसेना को डीप रूटेड बना दिया। और इसी टाइम पे एक और चेंज हुआ। बाला साहब ने ये बात समझ ली थी कि मराठी अस्मिता और मराठी मानुष से आप सिर्फ एक रीजनल लीडर बन के रह जाओगे। अगर पूरे देश में कंट्रोल करना है तो एक और लेयर बढ़ाने की जरूरत थी, ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी, ज्यादा बड़ी इमोशनल बॉन्डिंग। और इसी टाइम पे एंट्री हुई हिंदुत्व की। हिंदुत्व उनके पॉलिटिकल करियर का ओरिजिन तो नहीं था, लेकिन ये उनके करियर का एम्पलीफायर जरूर बन गया। पर इन सब में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये था कि बाला साहब पहले से ही एंटी मुस्लिम थे। शिवसेना पहले मुस्लिम कम्युनिटी को इतना टारगेट नहीं करती थी, उनके प्राइमरी टारगेट्स थे आउटसाइडर्स। लेकिन लेट 80s 90s आते आते इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदल गया। कश्मीर में टेररिज्म पीक पे था और कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस होने लगा। और इसी वक्त पे पूरे देश में कश्मीरी पंडितों पर डिबेट चल रही थी। अब बाला साहब ठाकरे पहले ऐसे लीडर बने जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को शेल्टर दिया। जब देश के पीएम भी मिलिटेंट्स के साथ हाथ मिला रहे थे, उसी टाइम पे बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के लिए मुंबई के दरवाजे खोल दिए। राम जन्मभूमि मूवमेंट ही नहीं, बल्कि हिंदू आइडेंटिटी को ऑलरेडी पैन नेशनल बना दिया गया था। चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये देश है। जाओ वहाँ जाके नमाज पढ़ो आराम से। और यहीं से शिवसेना का एक्सपेंशन शुरू हुआ। और यहीं से बाला साहब की स्पीचेस और भी शार्प और ब्लंट होने लगे। आई एम ए हिंदू एंड मैड हिंदू, ये स्पीच नहीं थी, बल्कि एक मोबिलाइजेशन थी। और बाबरी डिमोलिशन के बाद जो भी हुआ, उसने बाला साहब ठाकरे के हिंदू आइडेंटिटी को पूरी तरीके से पोलराइज कर दिया। बाबरी डिमोलिशन के बाद मुंबई जल रहा था। बम ब्लास्ट, दंगे, कर्फ्यू। ऑफिशियल रिपोर्ट्स, कमीशन और टेस्टिमोनीज आज भी इस बात पर डिबेट करती है कि कौन कितना रिस्पॉन्सिबल था। पर एक बात क्लियर थी, इस इंसिडेंट के बाद बाला साहब के वर्ड्स कभी भी न्यूट्रल नहीं रहे। बाला साहब ने अपनी आवाज कभी भी सॉफ्टेन नहीं की। उनका मानना था कि सॉफ्ट का मतलब वीकनेस। जब उनसे कहा गया कि उनके स्टेटमेंट्स डेंजरस है, तो उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ नहीं, पांव रहता है। तो क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम। कुछ लोगों के लिए वो उनके प्रोटेक्टर बन गए,
हिंदू हृदय सम्राट, और कुछ लिबरल्स के लिए वो कम्युनल पॉलिटिक्स का चेहरा। और फिर ये दोनों आइडेंटिटीज एक साथ कोएग्जिस्ट करने लगी और उनका यही काइंड ऑफ पॉलिटिक्स अगले कुछ डिकेड तक कायम रहा। और उसके बाद उनको अपना सक्सेसर चूज करना था। उन्होंने एक मूवमेंट बनाया था जो इंस्टीट्यूशन पर नहीं बल्कि पर्सनालिटी पर चलता था, और पर्सनालिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जब बाला साहेब की सेहत गिरने लगी तो शिवसेना के अंदर एक सवाल बार बार उठने लगा कि बाला साहब के बाद कौन। उद्धव ठाकरे बाला साहब के एकदम पोलर ऑपोजिट थे। सॉफ्ट स्पोकन, माइल्ड, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से ज्यादा फोटोग्राफी पे था। उद्धव ने सामना संभाला और पार्टी मशीनरीज को स्टिमलाइज किया, केओस को ऑर्डर में बदलने की कोशिश कर रहे थे। पर उस चीज में एक प्रॉब्लम था, उद्धव के पास कमांड नहीं थी। उनके बोलने से लोग सुनते तो थे लेकिन डरते नहीं थे। और शिवसेना जैसी पार्टी जो रोड से बनी हो वो सिर्फ फाइल्स और मीटिंग से नहीं चलती। राज ठाकरे बिल्कुल बाला साहब जैसे थे, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम टोन ऑफ स्पीच और सेम एग्रेशन। उनका मराठी आर्टिकुलेशन लोगों को बाला साहेब का गोल्डन डेज की यादें दिलाता था। ग्राउंड लेवल पर लोग ये मान चुके थे कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिस राज ठाकरे है। लेकिन राज के साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो लॉन्ग गेम नहीं खेलते थे, वो थोड़े से इम्पल्सिव थे। 2005 में राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। इसके साथ ही शिवसेना का स्पाइन ही टूट गया। बाला साहब के बाद शिवसेना के पास दो ऑप्शन थे, पर दोनों ही अधूरे थे। उद्धव के पास कंट्रोल था पर खौफ नहीं, राज के पास खौफ था लेकिन डिसिप्लिन नहीं। बाला साहब ने जो पावर बनाई थी वो ब्लड लाइन से नहीं, स्ट्रीट लाइन से आई, और स्ट्रीट लाइन का इनहेरिटेंस कभी भी सरनेम से नहीं होता। 2012 में बाला साहब ठाकरे गुजर गए। उनके डेथ के बाद उनकी लीडरशिप पर कांस्टेंट डेंट्स पड़ते रहे। पर सबसे बड़ा झटका लगा 2019 में। विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, बीजेपी और शिवसेना को मेजोरिटी मिल गई थी। बीजेपी गॉट 105 सीट्स। लॉजिक के हिसाब से बीजेपी का सीएम बन जाना चाहिए, और ये लॉजिक तो बाला साहब के टाइम पे डिसाइड हो चुका था। That whoever has a majority of MLAs, their party, either Shiva Sena or BJP, they will have their chief minister. पर इस समय पर उद्धव ठाकरे ने अपने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। सत्ता पाने की कोशिश में वो एकदम एक्सट्रीम एंड तक चले गए। उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जबकि बाला साहब ठाकरे कहते थे जिस दिन शिवसेना कांग्रेस बन जाएगी उस दिन वो अपनी पार्टी को बंद कर देंगे। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है, I will close my shop. और शरद पवार के साथ अलायंस में उन्होंने ये कहा, If it is said that is a game of scoundrel, it's for a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel. और इसके बाद जिन वैल्यूज पर बाला साहब ठाकरे स्टैंड करते थे उन सब वैल्यूज को एक एक करके तोड़ा गया। हिंदू हृदय सम्राट के बेटे के टेन्योर पर महाराष्ट्र पर पुलिस के सामने साधुओं को लिंच किया गया। हिंदू शिवसेना ने वॉलंटियरली हज गोअर्स के लिए घर तक के लिए स्कॉटिंग सर्विस शुरू कर दी। इसके अलावा कांग्रेस की तरह ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मुस्लिम अपीसमेंट की हर अपॉर्चुनिटी पर कैपिटलाइज किया। एनआरसी जैसे लॉज को महाराष्ट्र से हटाया गया। जिन मोदी जी को बाल साहब ठाकरे लायन ऑफ गुजरात कहते थे, उन मोदी जी के खिलाफ उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया। और इतने रेडिकल चेंजेस होने की वजह से शिवसेना का इंटरनल स्ट्रक्चर ही डगमगाने लगा। 2022 तक आते आते शिवसेना एक अलग ही पैराडॉक्स बन चुकी थी। नाम वही था लेकिन स्ट्रीट्स पर ना ही पावर ना ही खौफ बचा था। पुराने शिव सैनिकों को लग रहा था कि पार्टी का डीएनए पूरी तरीके से बदल चुका है। हिंदुत्व के नाम से कुछ नहीं बचा है और स्ट्रीट पॉलिटिक्स से पार्टी रिट्रीट हो रही है और डिसीजन मेकिंग में मातोश्री पूरी तरीके से आइसोलेशन में है। एमएलएस ग्राउंड पर जवाब देने में असहज हो रहे थे। केडर पूरी तरीके से कंफ्यूज था और आइडियोलॉजी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। इस डिससेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा सेंटर बना थाने, शिवसेना का पुराना स्ट्रॉन्ग होल्ड, धर्मवीर आनंद दिगे और एकनाथ शिंदे का गढ़। शिंदे कोई कैरिज्मेटिक लीडर नहीं थे। उनके पास ना बाला साहब ठाकरे जैसी ऑडिटरी स्किल्स थी, ना राज ठाकरे जैसी क्राउड पुलिंग कैपेसिटी। पर शिंदे एक चीज समझते थे जो बाकी और कोई नहीं समझ पा रहा था, स्पेशली उद्धव ठाकरे। शिवसेना सरनेम से नहीं शाखा से चलती है। 2022 में जो हुआ वो सिर्फ एक रिबेलियन नहीं था बल्कि एक मैथमेटिकल कू था। शिंदे शिवसेना की मेजोरिटी एमएलए एक साथ आसाम और गुजरात पहुंच गए। नंबर्स क्लियर थे और इमोशन इरेलीवेंट हो चुके थे। ये बाला साहब ठाकरे का स्टाइल नहीं था लेकिन ये बाला साहब ठाकरे का सिस्टम का लॉजिकल एंड था। शिंदे ने दिखाया कि पावर आज भी शिवसेना में है
ना कि मातुश्री के कमरे में। उद्धव ठाकरे के पास एक ऐसी लीडरशिप बची थी जिसके पास ना ही कोई नंबर थे ना ही कोई क्राउड। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के खराब डिसीजन की वजह से उनकी पार्टी टूटी, वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली इरेलीवेंट हो गई। 2019 में राज ठाकरे की पार्टी के 209 सीटों में जमानत जब्त हो गई और जीत के भी बस एक एमएलए आ पाया। इतने बड़े लॉस का कारण सिर्फ एक था, राज ठाकरे ने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर सिर्फ मराठी अस्मिता पे बिल्ड किया था। ये इतना बड़ा रिस्क था कि बाला साहेब ठाकरे ने भी अपने पूरे करियर पे नहीं उठाया था। और मजे की बात तो ये है कि राज ठाकरे ने इतने बड़े फेलियर के बाद भी अपने नैरेटिव में कुछ भी चेंज नहीं किया। आज भी एमएलएस के वर्कर नॉन मराठी पॉपुलेशन को असॉल्ट करती है, उनसे माफी मंगवाते हैं। और सिंपल डेमोग्राफिक स्टडी भी आपको ये बता देगा कि महाराष्ट्र इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ पर लोग ऑल ओवर इंडिया से अपॉर्चुनिटी सर्च पर आते हैं। ओवर द पीरियड मुंबई और महाराष्ट्र में नॉन मराठी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के डायरेक्टली अगेंस्ट है। और इसी का रिजल्ट रिसेंटली बीएमसी इलेक्शंस पर भी दिखा। कहा जा रहा है कि इस हार की सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे इसलिए है कि राज ठाकरे ने आनन फानन बयान दे दिया, नॉर्थ इंडियंस को भी नाराज कर दिया, लुंगी पुंगी बोल के साउथ इंडियंस को भी नाराज कर दिया। बाला साहेब ठाकरे ने जो पॉलिटिक्स खड़ी करी वो कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट और कम्युनिटी से नहीं चलती थी, वो चलती थी कन्विक्शन और पर्सनल अथॉरिटी से। अब सवाल ये है कि ठाकरे इसीलिए गिरे क्योंकि उन्होंने रास्ता बदल दिया, या फिर बाला साहब ठाकरे ने जो भी बनाया वो उनके अलावा जिंदा रह ही नहीं सकता था। सच शायद इन्हीं दोनों के बीच में है। ये बीएमसी इलेक्शन शायद ठाकरे डायनेस्टी का एंड हो सकता है। बाला साहब की पॉलिटिक्स सिर्फ ठाकरे परिवार की विरासत नहीं थी, वो एक आइडिया थी, अनकम्प्रोमाइजेबल, कन्फ्रंटेशनल और अनअपोलोजेटिक। और जब ठाकरे परिवार इस आइडिया के बोझ के तले कुचल गया तब वो आइडिया मर नहीं गया बल्कि शिफ्ट हो गया उन लोगों के पास जो खुद को रियल शिवसेना कहते हैं, जो कोर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो आइडियोलॉजी नेगोशिएट नहीं करते और जो हिंदुत्व पर कभी भी डील नहीं करते। तो यही था आज के लिए बाला साहेब ठाकरे का आइडियोलॉजी पर एक वीडियो। बाला साहेब ठाकरे के आइडियोलॉजी के बारे में तुम्हारा क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताओ। और इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।